हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। यह हमारी आज की 27 और 28 जनवरी का करंट अफेयर की क्लास है। 27 जनवरी क्लास किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, तो दोनों क्लासेस एक में मर्ज कर दी गई है। 27 और 28 जनवरी का करंट अफेयर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वही करा रहे हैं। फालतू जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होती है हम वही क्वेश्चन कराते हैं। ज्यादा क्वेश्चन कराने में विश्वास करते नहीं है, उनसे बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। ज्यादा क्वेश्चन कराने से क्वेश्चन इतने ही कराएंगे जो एग्जाम में आने लायक हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट पॉइंट, जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमने मनाया है तो उसके बारे में मैं बता चुका हूं। तो इसके इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। 26 जनवरी के इतिहास के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बारे में जानते हैं। भारत में गणतंत्र दिवस एक वार्षिक उत्सव है। वार्षिक मतलब जो वर्ष में एक बार आता है उसे वार्षिक कहते हैं। जो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने का प्रतीक है। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो कुछ हिस्सा उसका उसी दिन से लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू किया था वो 26 जनवरी 1950 को किया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने अपना स्वाधीनता जो दिवस बनाया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा फहराया था। तो उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है उसको लागू किया गया। यह दिन पूरे देश में बड़े उत्साह और देशभक्तिपूर्ण उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 2024 विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाता है, जो देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है। देखो, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? ये तो होता है स्वतंत्र, तो सभी स्वतंत्र हैं ही। एक होता है लोकतंत्र और एक होता है गणतंत्र। तो लोकतंत्र तो ब्रिटेन में भी है और इंडिया में भी है। तो गणतंत्र में क्या फर्क है गणतंत्र और लोकतंत्र में? तो मैं बता देता हूं, थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा। गणतंत्र में जो हमारा देश का जो मुखिया होता है, देश का मुखिया, जो हमारे देश का मुखिया कौन है? हमारे देश के मुखिया होते हैं राष्ट्रपति। जो हमारे देश के मुखिया हैं वो उत्तराधिकारी नहीं बना सकते किसी को भी। ये नहीं कह सकते कि मेरे बाद मेरा बेटा राष्ट्रपति बनेगा या मेरा भाई राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है? उत्तराधिकार होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसको बोलते हैं राजतंत्र। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में लोग वोट देते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं, जैसे ब्रिटेन में भी बनाते हैं। ब्रिटेन के भी प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन ब्रिटेन में राजा होते हैं। जो ब्रिटेन की महारानी जिनको बोलते हैं, वो राष्ट्रपति का रोल अदा करती है। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति उस पद का रोल अदा करते हैं, उसी प्रकार ब्रिटेन में महारानी वहां का रोल अदा करती है। तो इसलिए हम ब्रिटेन को गणतंत्र नहीं कह सकते, हम उनको बोलेंगे राजतंत्र। और हमारे देश में वंशानुगत नहीं होता राष्ट्रपति, किसी को उत्तराधिकार नहीं दे सकता कि मेरे बाद ये राष्ट्रपति बनेगा। इसलिए हम गणतंत्र है, हमारा देश गणतंत्र है। तो ये फर्क होता है गणतंत्र और लोकतंत्र में। तो चलिए आगे देखते हैं। 26 जनवरी का इतिहास के बारे में जानते हैं। भारत के इतिहास में 26 जनवरी का महत्व केवल 1950 में संविधान को अपनाने से कहीं अधिक स्थिति की जड़ें स्वतंत्रता पूर्व युग में है, जब 1929 में लाहौर में अपने सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
26 जनवरी को मनाने की घोषणा की और 1930 पूर्ण स्वराज दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता के दिन के रूप में मनाया। इस उद्घोषणा ने गणतंत्र दिवस के अंतिम उत्सव की नींव रखी। तो 1930 में पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और उसके बाद जो अंग्रेजों की सरकार थी उन्होंने गोलमेज सम्मेलन रखे। तो गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल सम्मेलन रखे लंदन में। और इन सम्मेलनों में तीनों में भाग लेने वाले भारतीय की अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में उन्होंने भाग लिया था। और अंग्रेजों ने उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है वो लेके आए कि अब आप लोग भी अपने देश में शासन कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ विधानसभाओं में भारत के लोगों को इलेक्शन लड़ने की छूट दी और अपनी सरकारें बनाने की छूट दी। तो वो हिस्ट्री का मैटर है, अगर हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें उसको डिटेल से पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं। पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, ये हम बता चुके हैं। चलो आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस आजादी से संविधान तक की यात्रा। संविधान सभा की स्थापना जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थाई अध्यक्ष, क्योंकि उस टाइम पे सच्चिदानंद सिन्हा सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन थे। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। चलो आगे देखते हैं। संविधान सभा जी से भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। ये अपना पहला सत्र 9 दिसंबर, ये मैं बता चुका हूं। चलो आगे चलते हैं। शुरुआत में 389 सदस्यों वाली विधानसभा की ताकत आजादी और 15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के बाद घटकर 299 रह गई। तो बाकी कहाँ गई? तो बाकी मुस्लिम जो लीग थी वहां पे बट गई और पाकिस्तान चले गई। प्रारूप समिति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नेतृत्व, आपको पता ही होगा कि हमारे संविधान का जो मसौदा तैयार किया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था और जो सलाहकार थे वो बी.एन. राव जी थे। तो बी.एन. राव जी की भी भूमिका बहुत अधिक है हमारे संविधान को बनाने में। मसौदा समिति का नेतृत्व बी.आर. अम्बेडकर ने किया। अम्बेडकर ने संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा की 17 से अधिक समितियों में से मसौदा समिति भारत के लिए व्यापक मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। व्यापक बहस और विचार विमर्श के माध्यम से समिति ने प्रस्तावित लगभग 7600 में से लगभग 2400 संशोधनों को समाप्त करके संविधान को सुव्यवस्थित किया। देखो, संशोधन होता है कि किसी भी चीज को फेरबदल करके और दूसरी चीज तैयार करना ही संशोधन कहलाती है। किसी चीज में कोई गलती हो तो उसको सुधारना संशोधन कहलाता है। तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो आगे चलते हैं। तो ये था हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। क्रूट्रिम यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बनी है। तो क्रूट्रिम एक एआई कंपनी है। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओला के दूरदर्शी भाविश अग्रवाल ने क्रूट्रिम के लिए $50 मिलियन सुरक्षित किए। यह एआई स्टार्टअप एक तकनीकी अग्रणी अत्याधुनिक तकनीक के साथ उद्योग में क्रांति लाएगी। तो किसने इसको बनाया है? भाविश अग्रवाल ने, जिसको ओला ने बनाया था, जिसने ओला को बनाया था। तो ओला अब तो बहुत काफी बड़ी कंपनी बन गई है। तो वो एक कंपनी बना रहे हैं
कृत्रिम के नाम से, जो एआई पर काम करेगी। तो बहुत ही अच्छी पहल है ये एआई के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2024, तिथि, इतिहास और उद्देश्य। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि जो हम ऊर्जा बनाते हैं उसमें प्रदूषण ना हो, पोल्यूशन ना हो, हम उसको स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, हमारी स्वच्छ ऊर्जा है, इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। तो ये 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, और अनवीकरणीय जिसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल डीजल है, उनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो अनवीकरणीय ऊर्जा हो गई वो। नवीकरणीय ऊर्जा होती है जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। 26 जनवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन जलवायु परिवर्तन से निपटने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ ग्रह सुनिश्चित करने में स्वच्छ ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। तो मेन तो यह है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए। नंबर 4 पॉइंट, 43 की उम्र में पहली बार नंबर 1 खिलाड़ी बने रोहन बोपन्ना। तो रोहन बोपन्ना नंबर 1 पर पहुंच गए हैं, शीर्ष पर पहुंच गए हैं। बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहली बार पुरुष युगल स्पर्धा में सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। तो 43 साल की उम्र में शीर्ष पर पहुंचे हैं बोपन्ना, पहली बार नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखो, 43 की उम्र में जाके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, तो कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 5, नरसंहार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण उत्सव दिवस 2024 मनाया गया। नरसंहार जो ये किया गया था, आपको पता होगा, हिटलर ने यहूदियों को मारा था। देखते हैं आगे। नरसंहार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस 6 मिलियन यहूदी पीड़ितों और नाजीवाद के लाखों अन्य पीड़ितों को याद करने और सम्मानित करने के लिए एक वार्षिक उत्सव है। होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 मिलियन यहूदी पीड़ितों और नाजीवाद के लाखों अन्य पीड़ितों को याद करने और सम्मानित करने के लिए एक वार्षिक उत्सव है। यह दिन नरसंहार की भयावहता और इसके सभी रूपों में नफरत, कट्टरता और नस्लवाद के खिलाफ लड़ने की स्थायी आवश्यकता की मार्मिक याद दिलाता है। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 6 पॉइंट, भारत फिलीपींस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा। तो भारत अब हथियारों का निर्यात करने लग गया है। पहले भारत सिर्फ आयात ही करता था। तो ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है, भारत और रूस ने इसको मिलकर बनाया था, और फिलीपींस को भारत अब डिलीवरी देने जा रहा है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति के लिए जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ 37 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर की। 2 एमओयू पर साइन हुए थे, वो 2022 में हुए थे, लेकिन डिलीवरी अब 2024 में होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया दुर्लभ गोल्डन टाइगर। तो ये फोटो है उस टाइगर की।
जो दुर्लभ गोल्डन टाइगर है वो पाया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में टहलते हुए एक दुर्लभ बंगाल टाइगर मार्फ, तो गोल्डन टाइगर को क्या कहा जाता है? मार्फ। मार्फ को देखा गया है। तो गोल्डन टाइगर का दूसरा नाम है मार्फ। मार्फ को देखा गया है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी से हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाटो ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर शुरू किया। तो स्टीड फास्ट डिफेंडर नाटो जो कुछ देशों का एक संगठन है वो उन्होंने शुरू किया है। ये शीत युद्ध के बाद शुरू किया जाने वाला सबसे बड़ा अभ्यास होगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो जनवरी 2024 के चौथे सप्ताह में शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा अभ्यास शुरू करने जा रहा है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 नाम से इस युद्धाभ्यास का आयोजन इस वर्ष मई तक किया जाएगा। तो लगभग 50,000 सैनिक इसमें भाग लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी सेनाएं हैं कुछ देशों के पास, तो और देश भी इसमें काफी हैं, तो सैनिकों की संख्या अधिक हो ही जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 9। 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक का भोपाल में आयोजन। तो जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक का जो आयोजन हुआ है वो भोपाल में हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। तो जियोलॉजिकल जो है वो भूविज्ञान के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है, तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 10। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में थाई पूसम त्योहार मनाया गया है। तो अभी जो तमिलनाडु में एक त्योहार मनाया गया है थाई पूसम, जिसमें भगवान मुर्गन की पूजा की जाती है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, तमिलनाडु में थाई पूसम त्योहार शुरू हो गया है। इस उत्सव में भगवान मुर्गन की पूजा की जाती है, जो शिव और पार्वती के छोटे पुत्र हैं। तो तमिलनाडु में भगवान शिव और पार्वती के छोटे पुत्र को मुर्गन कहा जाता है। हमारे उत्तर भारत में छोटे पुत्र को, बड़े पुत्र को गणेश और छोटे पुत्र को कार्तिकेय कहा जाता है, लेकिन तमिलनाडु में छोटे पुत्र को मुर्गन कहा जाता है। तो तमिलनाडु के बारे में कुछ जानते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, और नृत्य भारत नाट्यम इनका नृत्य है, शास्त्रीय संगीत है। तो हमने शास्त्रीय संगीत के बारे में वीडियो डाल दी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में मिलेगी। और जो भारत में पद्म पुरस्कार जो दिए गए हैं 2024 में अभी वितरित किए जाएंगे, तो किन किन लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं जिनका संबंध भारतनाट्यम से है, तो आप कमेंट करके इसका जवाब दें। और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे और भी अच्छा काम करेंगे। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो उसमें आपका तो कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन हमारा नुकसान है। तो लाइक अगर आप करते हो, आप शेयर करते हो, तो उसमें ना तो कोई पैसों की ज़रूरत होती है, सिर्फ आपका समय, वो भी ज़्यादा नहीं, मात्र 20 से 30 सेकंड का समय लगेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम और अच्छा काम करेंगे। तो चैनल ग्रो करेगा, तभी काम करने में हमें भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और सभी लोगों तक जिनको ज़रूरत है आप पहुंचाने का कष्ट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।